मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज करेंगे जो सीडीपी है उसका जो मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन। यहाँ से हर एग्जाम में चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, या फिर जो भी टीचिंग एग्जाम होगा, यहाँ तक कि डीएसएसबी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ का ये वाला जो आपका चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। आज मैं आपको इसको करवाऊंगी और इसके संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीटेट में आए हैं उनको करेंगे, क्योंकि जो सीटेट का पेपर है वो नज़दीक है। तो इससे संबंधित जितने भी सीटेट प्रीवियस ईयर हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है हमारा मापन। मापन क्या होता है? अब मापन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के बारे में। तो मापन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में मेजरमेंट बोला जाता है। मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चे की योग्यता निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सिर्फ नंबर के हिसाब से ही बच्चे की योग्यता का निर्धारण किया जाता है मापन में, कि इस बच्चे को इतने नंबर आए, इस बच्चे को इतने अंक आए। यह क्या होता है? मात्रात्मक होता है। तो ये मापन आपको समझ में आ गया होगा। ये अंकों से रिलेटेड है। मापन और आंकलन दोनों अलग अलग हैं। आपको इनको एक ही मान लिया जाता है, कई बार आपको इनमें अंतर रखना है। मापन में हमेशा जो अंक है वो देखे जाते हैं, और मापन हमेशा किसका किया जाता है? मात्रात्मक पक्ष का किया जाता है बच्चे का। अब पढ़ लेते हैं हम आंकलन। आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप आंकलन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसको असेसमेंट बोला जाता है। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आंकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलती रहती है। अब आंकलन, मैंने ऊपर आपको मापन बताया, मेजरमेंट। मापन हमेशा हम क्या करते हैं? मात्रात्मक होता है, और इसमें बच्चे के जो अंक हैं उनको ज़्यादातर वैल्यू दी जाती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, मात्रात्मक होता है। असेसमेंट में हम सब चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, ये आपको याद रखना है। और जो गुणात्मक होता है वो उसमें बच्चे के व्यवहार, गुण, जो रुचि है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। और आंकलन हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या शुरू में किया जा सकता है, और हमेशा दौरान निरंतर यह चलने वाली प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इसका मतलब है किसी भी, कोई भी बच्चा हो या फिर कोई वस्तु हो, अगर हमें उसका आंकलन करना है तो उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना ही क्या होता है? हमारा आंकलन करना होता है। उसके अच्छे पक्ष के बारे में, उसके बुरे पक्ष के बारे में, उसके अंदर क्या क्या गुण है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, इन सब चीज़ों की जो जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम उसका जो आंकलन करते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? आंकलन कहते हैं। और यह जो हमारी जो पढ़ने के दौरान होता है, और यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, आपको ध्यान रखना है। जब भी हमारी जो टीचिंग, जब भी कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और उसके दौरान भी असेसमेंट होता रहता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आप टीचर हैं और कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें क्लास में, और क्लास में आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, तो वो भी क्या है? एक आंकलन है। क्या है? बच्चे का नॉलेज जानने के लिए आपने क्वेश्चन पूछा कि उसको कितना पहले से नॉलेज है, तो ये क्या रहेगा? ये आंकलन रहेगा। अब आंकलन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आंकलन के दो प्रकार हैं, एक रचनात्मक आंकलन, एक योगात्मक आंकलन। और यहाँ से जो हर एग्जाम है, जो टीचिंग एग्जाम है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इन्हीं दोनों में ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है। तो आज आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। रचनात्मक आंकलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और जो योगात्मक आंकलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है समेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको बस इतना याद रखना है, फोर आते ही आपको ध्यान रखना है कि यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होगा। 4 के लिए बस आपको इतना याद रखना है। तो मतलब ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होने वाला जो आंकलन होता है वो रचनात्मक आंकलन होता है। पढ़ाने के दौरान किया गया आंकलन ही क्या होता है? रचनात्मक आंकलन होता है। और ये बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आंकलन या तरीका है। इसमें जो बच्चे हैं, बच्चे से क्वेश्चन किया जाता है, बीच बीच में बच्चे की रुचि का ध्यान रखा जाता है कि बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है। तो यह पढ़ाने के दौरान होता है, आपको बस इतना याद रखना है। इसमें जो रचनात्मक आंकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो हमेशा पहले या पढ़ने के दौरान होता है। या तो पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे के कि उसको कितनी नॉलेज है, और फिर दौरान टीचिंग करते हैं तो उस दौरान भी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंकलन करते हैं। तो ये पढ़ने के दौरान या पढ़ने से पहले भी होता है। तो रचनात्मक आंकलन आपको बस इतना याद रखना है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। अब योगात्मक आंकलन, आपको योगात्मक आंकलन, सबमिटिव असेसमेंट, आपको सबमिटिव वर्ड से ही आपको याद रखना है। कोई भी चीज़ हम
जैसे कोई भी फाइल बनाते हैं हम उसको एंड द ईयर लास्ट में सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो योगात्मक आंकलन है जिसको समेटिव असेसमेंट भी बोला जाता है, ये साल के अंत में किया जाने वाला क्या है, आंकलन है। और यह अवधि के दौरान नहीं होता है। आपको याद रखना है, यह अवधि के दौरान कौन सा आंकलन होता है, रचनात्मक आंकलन होता है, लेकिन यह हमेशा साल के अंत में होगा और इसको हम योगात्मक आंकलन बोलेंगे। और जो योगात्मक आंकलन में हमारी जो जैसे कि जो टर्म टेस्ट होते हैं, जो कि मिड टर्म टेस्ट जो सेमेस्टर टेस्ट हैं, जैसे सेमेस्टर के हिसाब से जो हमारे एग्जाम होते हैं, जो एग्जाम होते हैं मिड टर्म एग्जाम होते हैं, या फिर साल के एंड में जो एग्जाम होते हैं वो किस में आते हैं, वो हमारे योगात्मक आंकलन में आते हैं। या फिर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो एंड में बनाते हैं टॉपिक के और उसको प्रेजेंट किया जाता है सबसे लास्ट में, तो वो भी किस में आती है, वो योगात्मक आंकलन में आती है। तो जो आपको बस इतना याद रखना है कि जो एंड में जो परीक्षाएं होती हैं उनको हम किस में सम्मिलित करते हैं, योगात्मक आंकलन में सम्मिलित करते हैं। लेकिन जो रचनात्मक आंकलन में हम जो पढ़ने के दौरान जो आंकलन होता है या अवधि के दौरान भी लिखा आ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रचनात्मक आंकलन बोलते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, योगात्मक आंकलन हमेशा अंत में होगा, अवधि के अंत में। और इसमें जो सीटेट परीक्षा है या फिर कोई भी परीक्षा है, जैसे रीट परीक्षा है या कोई भी परीक्षा है, वो क्या होगी, हमारी योगात्मक आंकलन में आएगी, क्योंकि ये पढ़ने के बाद में होती हैं। जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सभी किस में आएंगी, योगात्मक आंकलन में आएंगी। तो आई होप आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, अब असेसमेंट से ये 3 तरह के जो असेसमेंट हैं ये आपस में रिलेटेड होते हैं। आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको बोला जाता है सीखने का आंकलन, या अधिगम का आंकलन भी बोला जाता है, जिसको समेटिव असेसमेंट के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या सीखने का आंकलन है वह हमेशा अवधि के अंत में होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समेटिव असेसमेंट बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो समेटिव असेसमेंट है वो हमेशा अवधि के अंत में होता है, जो कि परीक्षाएं हमारी वो समेटिव असेसमेंट में आती हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो ये इसी का पार्ट है, किसका है, समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, और यह भी हमेशा अवधि के अंत में ही होगा। और असेसमेंट फॉर लर्निंग हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट रहेगा, जिसको रचनात्मक आंकलन बोलते हैं हम, और यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। तो सीखने के लिए आंकलन इसको बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, जो अवधि के अंत में होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, जो कि अवधि के दौरान होता है, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, या पहले होता है, ये अंत में नहीं होता है। तो असेसमेंट एज लर्निंग ये सबसे अलग है। ये तीनों आप इनको तीनों को रिलेट मत कीजिए, आपको सिर्फ ये 2 याद रखने हैं, ये बिल्कुल अलग है। असेसमेंट एज लर्निंग होता है सेल्फ असेसमेंट, जिसमें जो बच्चा है वह खुद का आंकलन करता है, कोई भी कार्य करता है, फिर देखता है कि उसने कितना सीखा है, अपने आप से जो आंकलन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं। आई होप ये तीनों भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब पढ़ते हैं हम इवेल्युएशन के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में। इवैल्यूएशन मूल्यांकन होता क्या है, किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब मूल्यांकन ये क्या हुआ, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर कोई भी विषय हो, उसके गुण या दोषों का हम क्या करते हैं, उसका विवेचन करके उसके संबंध में निर्णय लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन करना कहते हैं। अब जैसे कोई भी टीचर है, कोई भी ट्रेनी टीचर जाता है उसमें स्कूल में टीचिंग के लिए, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें ट्रेनिंग टीचर्स के गुण व दोषों की क्या बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है प्रिंसिपल के द्वारा, और बाद में उसको क्या किया जाता है, सबमिट किया जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे वे टीचर ट्रेनिंग के जिस भी इंस्टीट्यूट से वे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर, ताकि ये पता लगाया जाए, उसका असेसमेंट किया जा सके, इवेल्युएशन किया जा सके कि जो उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो ये क्या होगा, ये इवेल्युएशन होगा। तो ये इवेल्युएशन, इसमें दोनों पक्ष शामिल होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में उसमें कितने अंक प्राप्त किए, मतलब उसके कितना स्कोर है, और गुणात्मक में उसका व्यवहार कैसा है बच्चों के प्रति, उसकी रुचि कैसी है पढ़ाने के प्रति, या फिर कोई कार्य के प्रति उसकी रुचि कैसी है, या फिर उसकी जो हम जैसे बच्चों के प्रति उसकी जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं। तो गुणात्मक में आ जाती हैं रुचि और उसका व्यवहार आ जाता है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इवेल्युएशन में ही होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको CCE बोला जाता है, जिसमें कंटिन्यूज कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन बोला जाता है। सतत का मतलब है लगातार चलता रहता है, इवेल्युएशन पूरे साल लगातार चलता रहता है। और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है इसमें सह शैक्षिक और शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष सम्मिलित होता है। शैक्षिक और गैर शैक्षिक पक्ष इस दोनों में सम्मिलित किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन के अंदर ये सम्मिलित हो जाता है। शैक्षिक में जैसे बच्चे की पढ़ाई
बच्चे के जो टेस्ट हैं वो उनको क्या करते हैं हम शैक्षिक पक्ष में सम्मिलित करते हैं। लेकिन जो गैर शैक्षिक होता है उसमें जैसे बच्चे का खेल में कैसा प्रदर्शन है, बच्चे की रुचि कैसी है किसी भी कार्य के प्रति, या बच्चे का जो भी इंटरेस्ट है अपनी पढ़ाई के प्रति, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी एक्टिविटी के प्रति बच्चा कैसा है, तो ये सब क्या आएंगे, ये व्यापक मूल्यांकन में आता है। और ये सतत मूल्यांकन मैंने बताया आपका, इसमें जो मूल्यांकन है वो लगातार चलता रहता है। तो अब ये सीसीई क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हों। मैंने आपको बताया शैक्षिक में जो हम मात्रात्मक पक्ष को सम्मिलित करते हैं, जिसमें उसकी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड जो अंकों से रिलेटेड बात होगी, और गैर शैक्षिक में हम उसकी खेलों के प्रति रुचि, या फिर उसकी किसी एक्टिविटी के प्रति रुचि, या फिर किसी अन्य क्षेत्र में उसका कैसा मतलब व्यवहार है, ये सब चीज़ें इसमें करते हैं, गैर शैक्षिक में शामिल करते हैं, जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है, और जो यह निरंतर चलता रहता है। आई होप आपको सीसीई का भी मतलब पता चल गया होगा। अब अगर आपको पूछा जाए कि व्यापक में क्या क्या सम्मिलित है, व्यापक में शैक्षिक और गैर शैक्षिक बच्चे की गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, दोनों पहलू सम्मिलित होते हैं। अब पढ़ते हैं हम मूल्यांकन की विशेषताएं। अब मूल्यांकन की विशेषताएं ही नहीं है ये, कई बार पूछा जाता है अच्छे परीक्षक की क्या विशेषताएं हैं, परीक्षण जिसको टेस्ट बोलते हैं, एक अच्छे टेस्ट की क्या विशेषताएं हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहला है वैध, वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। अब आपको समझ में आ गया होगा वैध क्या होता है। जैसे अभी आपका सीटेट का एग्जाम हो रहा है, अब सीटेट के एग्जाम में आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाएं जो कि एक टीचर्स बनने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि सीडीपी आएगी, सीडीपी पूछी जाएगी, या फिर जो टीचर्स को मतलब टीचर्स का इवेल्युएशन करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है वही क्वेश्चन आए। जैसे अगर आपके सीटेट में के एग्जाम में पूछ लिया जाए कोई भी अन्य क्वेश्चन, जैसे ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो क्या होगा, वो वैध नहीं होगा। तो वैध में वही चीज़ें, उसी चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। वैध जो टेस्ट होता है या फिर मूल्यांकन होता है वो वैध तभी होता है जब उसी बात का परीक्षण करे जिसके लिए वह बना हो। जैसे अगर टीचर का टेस्ट है तो वह इसका उसके टेस्ट से यही वैल्यूएशन हो कि एक अच्छा टीचर बन सकता है ये। अगर उसमें क्वेश्चन ही अलग पूछे जा रहे हैं, एक टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, वो वैध नहीं होगा। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। अब यहाँ पे रिलायबिलिटी क्या मतलब ये है कि जो कितनी भी किसी भी प्रश्न को ले लें या फिर किसी भी परीक्षा को ले लें, अगर उसका उत्तर हर स्थिति में एक समान आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये रिलायबल है। जैसे किसी बच्चे के सीटेट में बन रहे हैं 150 में से 150 नंबर बन रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि इसने क्या किया, क्या किया है, चीटिंग की है। लेकिन उसका अगर दोबारा से हम टेस्ट लें और उसके फिर भी 149 या 150 नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, वो रिलायबल रहेगा, क्योंकि उसने मेहनत की है, वो क्या है, विश्वसनीय है। तो ये ऐसे ही क्या होता है, जो मूल्यांकन भी विश्वसनीयता होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हो तो वो क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। व्यवहारिकता, व्यवहारिकता का मतलब है कि जो व्यवहार के में अप्लाई हो सके वो चीज़ें। जैसे कि मूल्यांकन है, जैसे हमारा सीटेट का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम क्या होता है, बैठने के लिए अच्छी जगह होती है हमें, और आने जाने में भी क्या होता है, कंफर्ट होता है, ऐसी समय पर लिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये क्या व्यवहार में लागू हो, ऐसी चीज़ें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए, टेस्ट हो या फिर मूल्यांकन हो। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोगशीलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। तो टेस्ट भी ऐसा ही होना चाहिए। ये सिर्फ मूल्यांकन की ही विशेषताएं नहीं है, एक अच्छे परीक्षण या फिर एक अच्छी परीक्षा की भी विशेषताएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे रीट का एग्जाम हो चाहे सीटेट का एग्जाम हो। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, जिसको ऑब्जेक्टिविटी बोला जाता है इंग्लिश में। जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़े। जैसे कि अगर कोई भी हमारा जो सीटेट है वही एग्जाम ले लीजिए, वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, क्योंकि उसमें एक ही आंसर होगा, हर क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। परीक्षक अपनी दृष्टि से इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा कोई पेपर हो जिसमें परीक्षक का प्रभाव हो, जैसे कि अगर एक बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे उसने CAT का जो आंसर निकाला, रीजनिंग में उसने निकाल दिया 45। अगर किसी बच्चे ने CAT का निकाल लिया 44, लेकिन आंसर क्या है 45 है, लेकिन उसने 44 वाले का भी ठीक कर दिया, तो ये क्या होगा, ये उसका टीचर्स का क्या होगा, प्रभाव होगा, कि वो उसका या तो रिश्तेदार होगा या फिर कोई और होगा जिसके प्रति उसकी क्या रहेगी, बायस रहेगी। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, किसी के प्रति कोई भी हमें प्रभाव नहीं होना चाहिए परीक्षक का। तो जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, क्या होगा, परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो, तो वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। अब व्यापकता, व्यापकता क्या होता है, इसमें सारे गुणों का
मापन होता है। इसमें क्या होता है, एक ही जो मूल्यांकन होता है या फिर कोई परीक्षा होती है, इसमें उसके सारे गुण सम्मिलित होने, उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए और वह क्या वैध भी होना चाहिए। इसमें ये सभी गुण होने चाहिए, तो वो क्या होगा, व्यापक होगा। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो सीटेट है उसके संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जो कि असेसमेंट और जो इवेल्युएशन है वहाँ से पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है और उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, तो वह डैश कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है, इसमें सीखने का आंकलन, सीखने के रूप में आंकलन या सीखने के लिए आंकलन या सीखने के समय आंकलन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आंकलन के 3 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था ऑफ लर्निंग, फिर फॉर लर्निंग। तो फॉर किससे जुड़ा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट से, और ऑफ लर्निंग हमारा समेटिव असेसमेंट से जुड़ा है। और समेटिव असेसमेंट हमेशा अवधि के अंत में होता है, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान होता है या पहले होता है। तो इसमें क्या कर रहा है, शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है, उन्हें पढ़ता है और उसके बाद क्या बनाता है, योजना बनाता है और अपने अगले पाठ का शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो ये पढ़ने से पहले या फिर दौरान, ये पहले कर रहा है, तो ये क्या होगा, सीखने के लिए आंकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। और जो असेसमेंट एज लर्निंग मैंने बताया था, ये क्या होता है, ये सेल्फ असेसमेंट होता है, जिसमें बच्चा क्या खुद का इसमें असेसमेंट करता है, आंकलन करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आंकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, या फिर उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। तो ये हमें प्रमोशन तो किसी का करना ही नहीं है, प्रमोट किसी भी बच्चे को नहीं करना है, किसी भी टीचर्स को, ये दोनों कट जाएंगे। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, बिल्कुल ये सही हो सकता है। आंकलन हम किस लिए कर सकते हैं, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार ही एक शिक्षक को अपने क्या करना चाहिए, जो टीचिंग लर्निंग जो उसकी क्या होती है, अप्रोच होती है, उसमें इसको परिवर्तन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए। कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों के समूह, कभी भी हमें बच्चों को सेग्रेशन नहीं करना है और उनको प्रमोट नहीं करना। ये प्रमोटेड आते ही क्या है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, या फिर रैंक आ जाए, या फिर इनको सिग्रेशन आ जाए, ये सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इनको आपको ध्यान रखना है। या फिर ओनली लिखा जाए तो वो भी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है। यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट कार्य कौन सा नहीं है, मैंने बताया परीक्षा के दौरान जो भी आंकलन होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जैसे खुले अंत वाले प्रश्न है, खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हमेशा हम एंड में देते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन या फिर विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, आंकलन का कार्य नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सा रचनात्मक आंकलन का नहीं छाटना है हमें। खुले अंत वाले प्रश्न पूछेंगे तो उसका क्या होगा, रचनात्मक आंकलन होगा। किसी भी टाइम पूछ सकते हैं हम, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस दौरान हमने कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिससे बच्चे के अलग अलग आंसर आते हैं, तो वो क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हमने पूछ लिया कि भारत का वर्णन कीजिए, भारत का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कोई बच्चा किसी तरह करेगा, कोई बच्चा किसी तरह का, लेकिन ये पूछ लिया कि भारत की राजधानी क्या है, ये क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। हर एक का जो आंसर है वो एक ही रहेगा, दिल्ली है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन हमेशा क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं और जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट है उससे रिलेटेड होते हैं। अब जो परियोजना भी हमेशा क्या होगी, ये के दौरान भी हो सकती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान भी बच्चा क्या कर सकता है। और ऑब्जर्वेशन भी हमेशा क्या होता है, बच्चे का किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही। लेकिन जो विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये बिल्कुल गलत है। रैंकिंग देना बच्चे का, ये हमेशा किस में होता है, एंड में होता है बच्चे के, और ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये हमारा हो गया, विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्यालय आधारित, स्कूल बेस्ड असेसमेंट प्राइमरी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। आंकलन बहुत किफायती होना चाहिए, ये तो बिल्कुल कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, मितव्ययी का हमारे इस आंसर से कोई रिलेशन नहीं है क्वेश्चन से। विद्यालय आधारित आंकलन में जैसे कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे बाहर से जो परीक्षक आते हैं उनकी अपेक्षा जो टीचर होता है वो ही अपने बच्चे को बेहतर जानता है। किसी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ग्रेड की बात आते ही आपको काट देना है, क्या है ये, नेगेटिव होता है। और विद्यालय बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होते हैं, तो ये भी गलत है। तो ये आएगा हमारा जो टीचर होता है, जो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ये विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर
बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। सतत व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? किस लिए आवश्यक है सतत व्यापक मूल्यांकन? शिक्षण के साथ परीक्षण का मापतोल तो हमें करना ही, मापतोल बैठाने के लिए नहीं। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करना, बिल्कुल नहीं। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, गलत। तो बच गया हमारा कौन सा? 4। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है या फिर दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 बेस्ट है इसमें। नेक्स्ट है, अधिगम में आंकलन किस लिए आवश्यक होता है? यहाँ पे पूछा गया है अधिगम में आंकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस लिए आवश्यक है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षणों के लिए, या फिर प्रेरणा के लिए, या फिर पृथक्करण या श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो मैंने बताया था सिग्रेशन या फिर रैंकिंग दोनों ही क्या होते हैं? हमेशा नेगेटिव होते हैं। इसमें नेगेटिव को नहीं पूछा है तो इसको देखते ही काट देना है। ग्रेड और रैंकिंग भी हमेशा क्या होता है? मार्क्स भी क्या होते हैं? ये भी नेगेटिव होते हैं। और इसमें जांच परीक्षण भी हमें नहीं कर के लिए आंकलन नहीं होता। आंकलन हमेशा बच्चे को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है, जो कि बीच में किया जाता है बच्चे को, ताकि अगर वह गलती कर रहा है तो क्या करे? उस गलती से सीखे और आगे से गलती ना करे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित में अधिक निर्योग्यता का आंकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो यहाँ पे पूछा है अधिक निर्योग्यता का आंकलन निम्न में किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोला जाता है, अभिक्षमता परीक्षण, या फिर निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, या उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा, जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स में हम सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले डायग्नोस किया जाता है कि बच्चे को क्या आ रहा है, क्या कमी है। तो उसको क्या किया जाता है? पहले उसको पहचाना जाता है और फिर उसको रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उसको क्या किया जाता है? सही किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हमेशा रेमेडियल टीचिंग होती है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जैसे ही आप डॉक्टर का उदाहरण लेते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं आप दवाई लेने, तो सबसे पहले वो पूछता है कि क्या दिक्कत है आपको। तो वो क्या कर रहा है? वो पहचान कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है किसी भी बीमारी को, और उसके बाद ही वो क्या देता है? दवाई देता है। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में हम क्या कर सकते हैं? निदानात्मक परीक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन के मानकीकृत उपकरण में शामिल हैं। अभी अभी आया था, मैंने आपको करवाया मूल्यांकन के जो हमारे विशेषताएं हैं वही क्या? निष्पक्षता होना चाहिए। मानकीकृत उपकरण में क्या क्या शामिल? वैधता और विश्वसनीयता, ये तीनों क्या होने चाहिए? मानकीकृत उपकरण में शामिल होने चाहिए। शिक्षक के परीक्षण के रेटिंग स्केल, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत पूछा है तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ जाएंगे हम। मूल्यांकन छात्रों को प्रेरित नहीं करता है, तो ये क्या? गलत नहीं है, गलत है। मूल्यांकन छात्र के अध्ययन के लिए आगे बढ़ाता है। मूल्यांकन छात्रों पर कौशल के विकास में मदद करता है। मूल्यांकन अध्ययन के उचित तरीकों के चयन में मदद करता है, तो यही गलत हो जाएगा हमारा। मूल्यांकन छात्रों को प्रेरित नहीं करता है, तो क्या करता है? वो प्रेरित करता है। मूल्यांकन प्रेरित नहीं करता है, ये नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन डैश वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो यहाँ पर केवल आते ही तो काट देना है आपको। एक अलग गतिविधि के रूप में मूल्यांकन को नहीं ले सकते हम। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित नहीं होना चाहिए, केवल लिखित कार्यों पर ही आधारित होगा तो मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? ओरल जो कार्य किए जाते हैं बच्चे के द्वारा, उसका भी हम मूल्यांकन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक क्या होना चाहिए? मूल्यांकन भाग होना चाहिए। तो ये थे हमारे जो आंकलन, असेसमेंट और मापन से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।